तो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 26 को सॉल्व करेंगे और ये टेस्ट पेपर फुल लेंथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है, संसद में दिए गए भाषण के लिए ठीक है न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। दूसरा कह रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार केवल संसद के सदस्यों को ही उपलब्ध होते हैं। तीसरा, संसद सदस्य निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तारी से मुक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो संसद सदस्य होते हैं ये निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तारी से मुक्त होते हैं। ओके, अब एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको आंसर करने में आसानी हो। और ऑप्शन देखिए, फिर आंसर करिए आप लोग। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है, देखो आर्टिकल 105 में संसदीय आर्टिकल 105 जो है संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है। इसमें संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संसद में दिए गए भाषण के लिए न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि अगर संसद सदस्य द्वारा संसद में भाषण दिया जाता है तो उनके दिए गए भाषण पे न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे इनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। दूसरा कह रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार केवल संसद के सदस्यों को ही उपलब्ध है। तो दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार केवल संसद के सदस्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए और कुछ संसदीय समितियों के सदस्य को भी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि संसद सदस्य निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तारी से मुक्त होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जो संसद सदस्य हैं सत्र के दौरान या फिर उसके 40 दिन पहले या उसके बाद सिविल मामलों के लिए गिरफ्तार नहीं किए। सिविल मामलों के लिए उनको संसद सत्र जब चल रहा होता है या फिर संसद सत्र के 40 दिन पहले या उसके बाद ही कार्यवाही जो है सिविल मामलों के लिए कार्यवाही किया जा सकता है, लेकिन संसद सत्र के दौरान उनको सिविल मामलों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो इनको यहाँ पे विशेषाधिकार होता है सिविल मामलों के संदर्भ में। ठीक है, फिर से सुनिएगा कि जो संसद सदस्य होते हैं इनको सिविल मामलों को लेकर के विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सिविल मामलों को लेकर के, ठीक है, अगर मान लो कोई सिविल मामला है तो इस सिविल मामले के लिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? जब संसद सत्र में इनके सत्र के दौरान, जब संसद सत्र चल रहा होता है किसी संसदीय सदस्य का, ठीक है, तो उस सत्र के दौरान इन पर सिविल मामले की कार्रवाई नहीं की जा सकती, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बस उसके 40 दिन पहले उसके बाद किया जा सकता है। ठीक है, तुरंत नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपराधिक मामला हो गया या फिर निवारक निरोध कानून हो गया, तो ये जो है यहाँ पे इनको विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होता है इस मामले में। ठीक है, आपराधिक मामला हो गया या निवारक निरोध कानून हो गया, इस पर इनको विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, यानी कि इनको इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि संसद सदस्य निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तारी से मुक्त होते हैं। गिरफ्तारी से मुक्त नहीं होते हैं। आपराधिक मामला हो गया या निवारक निरोध कानून, ठीक है, इनके इस निवारक निरोध कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ सिविल मामलों के लिए जो है इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, तब उसमें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा अगर कभी स्टेटमेंट दे दिए कि कभी नहीं किया जा सकता है गिरफ्तार, तो गिरफ्तार किया जा सकता है, बस उसमें कुछ टाइम का रहता है, टाइम ड्यूरेशन की, कि हाँ इस 40 दिन पहले या उसके बाद ही किया जा सकता है। ठीक है, सत्र जब चल रहा होता है उसके 40 दिन पहले या उसके बाद, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो आपका दूसरा और तीसरा तो गलत था, केवल एक स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी केवल एक। नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह बिना किसी भौतिक शाखा के पूर्णतः ऑनलाइन मोड में संचालित होता है। यह जमा स्वीकार नहीं कर सकता है और न ही ऋण उत्पाद प्रदान कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि भारत में नियो बैंक को लाइसेंस वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ठीक है,
तो दोस्तों नियो बैंक की बात करें तो नियो बैंक क्या है कि यह जो है एक केवल ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होता है। इसकी कोई भौतिक शाखा नहीं है, ठीक है, यह सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही संचालित होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि यह बिना किसी भौतिक शाखा के पूर्णतः ऑनलाइन मोड में संचालित होता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और ये जमा स्वीकार नहीं कर सकता है और न ही ऋण उत्पाद प्रदान कर सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि नियो बैंक को लाइसेंस जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, नहीं, वित्त मंत्रालय जारी नहीं करता है, ठीक है। आरबीआई द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से मान्यता तो नहीं दी गई है, लेकिन उसको मतलब रेगुलेट इनडायरेक्टली करती है। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि वित्त मंत्रालय इसको जो है नियो बैंक को लाइसेंस जारी नहीं करता है। तो पहला और दूसरा जो है स्टेटमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसी मंत्री को लाभ का पद धारण करने के कारण अपना त्याग पत्र दिए बिना उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार। जब कभी भी स्टेटमेंट में बोल दे कि भारतीय संविधान के अनुसार, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट पर गौर करिएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है। ओके, बताना है कि कितने कथन आपके सही हैं। तो उस उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कह रहा है कि किसी मंत्री को लाभ का पद धारण करने के लिए अपना त्याग पत्र दिए बिना, देखो कोई मंत्री अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक है, तो अगर कोई मंत्री है उसको उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना है, तो जरूरी थोड़ी ना कि उसको त्याग पत्र दे, उसको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमेशा एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कह क्या रहा है कि मंत्री को लाभ का पद धारण करने के कारण, देखो मंत्री का पद जो हो गया ये लाभ का पद नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एक स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा जो कह रहा है कि त्याग पत्र दिए बिना उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है, तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, कि कोई मंत्री है उसको पहले वो त्याग पत्र दे फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े। तो बिना त्याग पत्र दिए चुनाव लड़ सकता है, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के लिए पद से हटाया जा सकता है। तो देखो भारतीय संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति को, और कोई इस तरह का विशिष्ट प्रावधान भी नहीं है कि राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाएगा। संविधान में इस तरह का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, ठीक है। जैसा कि इसमें कह रहा है कि संविधान के अतिक्रमण के लिए पद से हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता। देखो राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा है कि राष्ट्रपति, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति मान लो डेथ हो जाती है राष्ट्रपति की किसी कारणवश, या फिर महाभियोग के आधार पर हटा दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो जो उसका तुरंत तो चुनाव होता नहीं है कि तुरंत अगले दिन चुनाव हो गया, राष्ट्रपति दूसरा आ गया। तो ये जो तब तक राष्ट्रपति की जगह कौन काम करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति नहीं करता है, अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं होता है तो फिर उस जगह पे कौन काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो कार्य है राष्ट्रपति का वो बीच में बाधित ना हो, ठीक है, हमारा कार्य जो है निरंतर चलता रहे इस वजह से। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति मान लो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के लिए किसी अन्य उपराष्ट्रपति का, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का चुना जाए, या फिर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को रखा जाए तब तक जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उपराष्ट्रपति के लिए, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा जो है स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो कितने पूछा है, कितने सही हैं, तो कोई भी सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला कह रहा है न्यूट्रिनो के संदर्भ में, एक मिनट, न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है घोस्ट पार्टिकल्स उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो होते हैं जो आकाशगंगा के किनारे पर स्थित खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। दूसरा, लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो प्रति सेकंड बिना
बिना इसका हमें एहसास हुए मानव शरीर से गुजरते हैं। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है। तो दोस्तों न्यूट्रिनो की बात करें तो न्यूट्रिनो का पहला स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि घोष पार्टिकल उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ तक आपका स्टेटमेंट सही है और ये जो है आकाशगंगा के किनारे पर स्थित खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा भी सही है कि जो मतलब लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो प्रति सेकेंड हमें बिना इसका हमें एहसास हुए हमारे शरीर से गुजरते हैं। ठीक है, लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो प्रति सेकेंड हमारे शरीर से गुजरते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो ये न्यूट्रिनो होते हैं ना, इन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। मान लीजिए स्टेटमेंट में दे कि इन पर विद्युत आवेश उपस्थित होता है, इनका द्रव्यमान इतना होता है, तो वहाँ पे आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और इनका द्रव्यमान जो है, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा और दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, स्वामी निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह श्रेणी 2 के एक वैकल्पिक निवेश निधि है। ठीक है, दूसरा, यह प्राथमिक रूप से ग्रीनफील्ड किफायती, यहाँ पे देखिए ग्रीनफील्ड किफायती और मध्यम आय वाली आवास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। तीसरा, यह किफायती आवास खरीदने के लिए घर के खरीदारों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पूछा है कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों पहला जो कथन है कि यह श्रेणी 2 की एक वैकल्पिक निवेश निधि है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि ग्रीनफील्ड किफायती और मध्यम आय वाले आवास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि जो ब्राउनफील्ड परियोजनाएं होती हैं उनके लिए वे वित्त पोषण का काम करती है स्वामी निधि योजना। तो यहाँ पे आपका दूसरा गलत हो गया। और तीसरा जो कह रहा है कि घर के खरीदारों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो ये इनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। जो ये डेवलपर्स होते हैं ना, डेवलपर्स जिनकी आधी अधूरी जिनकी परियोजनाएं जो है वित्त की कमी के कारण रुकी रहती हैं, तो ऐसे डेवलपर्स के लिए जो है ये स्वामी योजना लाया गया है कि इनकी जो आधी अधूरी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के लिए इनको वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि अधूरी परियोजनाएं हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा गलत हो गया, केवल एक कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला कह रहा है कि जीएसटी से निम्नलिखित वस्तुओं या सेवाओं में से कौन सी छूट प्राप्त है। ठीक है, जीएसटी में पूछा है कि जीएसटी से निम्नलिखित वस्तुओं या सेवाओं में से कौन सी छूट प्राप्त है, कौन सी को छूट प्राप्त है, यानी कि इनमें पूछ रहा है कि किसको किसको जो है जीएसटी से छूट प्राप्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें इसका आंसर करने की, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जीएसटी से छूट प्राप्त है किन किन को, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र को जो वस्तुओं की आपूर्ति होती है, इनमें बिना पैकिंग के बिकने वाली दालें हो गई, सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से व्यक्तियों का परिवहन, और इसके अलावा समाचार पत्र और गर्भ निरोधक दवाएं, इन सभी को जो है जीएसटी से छूट प्राप्त है। लेकिन रेफ्रिजरेटर को जीएसटी से छूट प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 6। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से निधि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। निधि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो निधि कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचारों को सफल स्टार्टअप में परिवर्तित करना। ठीक है, जो नवाचार हैं उनको क्या करना है, सफल स्टार्टअप्स में परिवर्तन करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अडयार की लड़ाई इस युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, अडयार की लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई थी। दूसरा कह रहा है यह युद्ध एक्सला शैपल की संधि के साथ समाप्त हुई थी। तीसरा, युद्ध के साथ ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक दूसरे के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस करने पर सहमति व्यक्त की थी। बताना है कि कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है
अडयार की लड़ाई जो है इस युद्ध के दौरान यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान ही अडयार की लड़ाई हुई थी 1746 ईस्वी में। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और इस युद्ध में एक्सला शापिल की संधि हुई थी, यानी कि कर्नाटका और प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला शैपल की संधि हुई थी फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। और इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक दूसरे के कब्जे वाले क्षेत्र को क्या किया था, वापस करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे पद अल्फा फोल्ड 3 का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है। अल्फा फोल्ड 3 का सर्वोत्तम वर्णन करता है, क्या है यह अल्फा फोल्ड 3? पूरा ऑप्शन देखिए फिर आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों यह जो है प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए गूगल की डीप माइंड परियोजना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, पशु संरक्षण के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रही राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है। सुर्खियों में रही राइजोटोप परियोजना, ये क्या, इसका क्या उद्देश्य है राइजोटोप परियोजना का? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है गैंडे के शिकार को रोकना। ओके, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलियम विसंगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि यह गैलियम पर न्यूट्रिनो के आवेशित धारा अधिग्रहण की अपेक्षित और प्रेक्षित के बीच एक विसंगति है। दूसरा कह रहा है इसकी खोज रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सेज प्रयोगों के दौरान की गई थी। तीसरा है इसके परिणाम स्वरूप एक नए मूल कण स्टेराइल न्यूट्रिनो की खोज हुई। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए ये गैलियम विसंगति के संदर्भ में। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देखिए, तो यह गैलियम पर न्यूट्रिनो के आवेशित धारा अधिग्रहण की अपेक्षित और प्रेक्षित दरों के बीच एक विसंगति है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा भी सही है कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सेज प्रयोगों के दौरान की गई थी इसकी खोज गैलियम विसंगति की। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा भी सही है कि इसी के परिणाम स्वरूप एक नए मूलकण स्टेराइल न्यूट्रिनो की खोज भी हुई थी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। अच्छा, ये सेज क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। सेज दोस्तों सोवियत अमेरिकन गैलियम सोलर न्यूट्रल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इसी को सेज कहते हैं। चलिए, एक्सपेरिमेंटल सोलर न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंटल है, इसको सोलर न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, यानी कि सोवियत अमेरिकन गैलियम सोलर न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के अधिशेष या लाभांश अंतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इस संदर्भ में आरबीआई के अधिशेष में वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं। ओके, ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि आरबीआई ने जो है लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष सरकार को सौंपा है। तो ये जो अधिशेष है जो आरबीआई के पास आता है, ये इस अधिशेष में वृद्धि का कारण क्या है। ठीक है, आरबीआई के पास ये अधिशेष आया कहाँ से, क्या स्रोत है इसकी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसमें पहला दिया है अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से उच्च लाभ, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई द्वारा अर्जित उच्च ब्याज, तीसरा सोने की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि आरबीआई जो है अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से उच्च लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इसी लाभ की वजह से अधिशेष में वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, जो आपको पता होगा कि आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देने का भी काम करती है, तो उच्च ब्याज पे जो ऋण देती है तो इससे आरबीआई को फायदा होता है। तो जो उच्च ब्याज से लाभ प्राप्त होता है ये भी अधिशेष का हिस्सा होता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। सोने की कीमतों में वृद्धि होने से भी आरबीआई के अधिशेष में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
अमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ब्लू अमोनिया हाइड्रोकार्बन से उत्पादित की जाती है, जिसमें उत्पादन के दौरान उत्सर्जित CO2 को कार्बन अभिग्रहण, उपयोग और भंडारण तकनीक के माध्यम से पृथक किया जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ग्रीन अमोनिया का उत्पादन जो है पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य अमोनिया उत्पादन में जीवाश्म ईंधन स्रोतों को हरित हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करना है। बताना है कि कितने कथन आपके सही हैं। ठीक है। तो दोस्तों पहला कथन देखिए, तो ब्लू अमोनिया जो है, ब्लू अमोनिया हाइड्रोकार्बन से उत्पादित की जाती है, जिसमें उत्पादन के दौरान CO2 को कार्बन अभिग्रहण, उपयोग और भंडारण तकनीक के माध्यम से पृथक कर लिया जाता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ग्रीन अमोनिया जो है, ग्रीन अमोनिया का उत्पादन जो है पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे आधारित होता है, इसलिए इसको ग्रीन कहा जाता है। ठीक है। जो ग्रीन अमोनिया होता है इसका उत्पादन कैसे होता है? इसका उत्पादन पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, हमारे एनवायरनमेंट की किसी तरह को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, इस वजह से इसको ग्रीन अमोनिया भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो अमोनिया के उत्पादन में जो हम लोग जीवाश्म ईंधन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, इसकी जगह अब क्या करना है, हम लोग को धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन से हरित हाइड्रोजन की ओर मूव करना है। तो इससे क्या होगा कि जीवाश्म ईंधन स्रोतों को हरित हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करने में आसानी होगी। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ आइलैंड एंड कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे 2009 में यूनेस्को MAB मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम द्वारा द्वीपों और तटीय क्षेत्रों में संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। दूसरा है, भारत का मन्नार की खाड़ी जो है, बायोस्फीयर रिजर्व भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ आइलैंड एंड कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व के सदस्यों में से एक है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ आइलैंड एंड कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, तो इसे 2009 में यूनेस्को MAB कार्यक्रम द्वारा द्वीपों और तटीय क्षेत्रों में संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। यहाँ तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत के किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ आइलैंड एंड कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल नहीं किया गया है, ना तो इस सदस्यों में से कोई एक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, केवल एक कथन आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एलोजेनिक अनुक्रमण, ठीक है, एलोजेनिक अनुक्रमण पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। एनवायरनमेंट की टेस्ट हो गई, या फिर एनवायरनमेंट की टेस्ट में स्पेशली क्वेश्चंस ये बहुत सारे थे, तो एक बार आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। ये एग्जैक्टली है क्या एलोजेनिक अनुक्रमण? तो दोस्तों ये एलोजेनिक अनुक्रमण क्या है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें समुदाय के भीतर मौजूद जीवों से प्रभावित हुए बिना पर्यावरणीय कारकों के कारण विद्यमान समुदाय प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें समुदाय के भीतर मौजूद जीवों से प्रभावित हुए बिना बाह्य पर्यावरणीय कारकों के कारण विद्यमान समुदाय प्रतिस्थापित हो जाता है। जो बाह्य कारकों की वजह से जो वहाँ की समुदाय जैविक अनुक्रमण के कारण उत्पन्न हुए थे, अब वो क्या हो जाते हैं, वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं किसी अन्य समुदायों से। ठीक है। तो आपका आंसर यही जो है आपका क्या कहलाता है? एलोजेनिक अनुक्रमण कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, उद्योग और रोग दिया हुआ है, किस उद्योग की वजह से किस तरह का रोग होता है? तो स्टोन क्रैशर से सिलिकोसिस रोग होता है, कोयला खनन से ब्लैक लंग डिजीज होता है, ये सभी लंग से रिलेटेड रोग हैं। ठीक है। निर्माण उद्योग, जैसे कि आप देखेंगे कि भवन निर्माण हो रहा है, या फिर कोई अन्य निर्माण उद्योग में जहाँ पे एस्बेस्टस फाइबर का प्रयोग ज़्यादातर होता है, वहाँ पे आप देखेंगे एस्बेस्टोसिस रोग होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए,
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय पूंजीपतियों के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय पूंजीपतियों के बीच के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि जमनालाल बजाज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार की थी और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। दूसरा कह रहा है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और आर डी टाटा ने 1920 के दशक में बॉम्बे में एक असहयोग विरोधी संघ का समर्थन किया था। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, अगर आप बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो भारतीय पूंजीपतियों के बीच के संबंध की, तो इसमें आप ध्यान दीजिए जमनालाल बजाज की अगर बात करें तो ये कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने स्वीकार किया था और कई वर्षों तक ये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य के रूप में कार्य किए थे, खास करके ये कोषाध्यक्ष के रूप में काम किए थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और आर डी टाटा ने 1920 के दशक में बॉम्बे में एक असहयोग विरोधी मंच का समर्थन किया था, असहयोग विरोधी मंच का समर्थन किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में सुवर्ण रूप, ताम्र रूप, सीसा रूप जैसे शब्दों का संबंध किससे है? सुवर्ण रूप, ताम्र रूप और सीसा रूप जैसे शब्दों का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये सभी जो है सिक्के थे, सिक्के के नाम थे। सुवर्ण रूप जैसे सोने के सिक्कों को सुवर्ण रूप, तांबे के सिक्कों को ताम्र रूप और शीशे के सिक्के को सीसा रूप कहा जाता था। ठीक है, अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विभाग दिया हुआ है और कार्य, किस विभाग की कौन से कार्य थे दिल्ली सल्तनत के दौरान? ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान कई सारे विभाग थे और हर विभागों को उनके अलग अलग कार्य थे। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो दोस्तों इसमें दिया है दीवान विजारत और इसमें क्या क्या है कि दीवान विजारत का क्या काम था? न्याय प्रशासन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दीवान विजारत जो है ये वित्त विभाग से संबंधित कार्य करता था, न कि न्याय प्रशासन से संबंधित। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया। दीवान अर्जी ये सैन्य प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, इसके कार्य क्या थे? सैन्य प्रशासन से संबंधित कार्य थे। तो दूसरा सही है। और दीवान इंशा, ठीक है, दीवान इंशा का क्या कार्य था? ये क्या कृषि कार्य प्रशासन का कार्य करता था? तो कृषि कार्य प्रशासन का कार्य जो है दीवान कोही को था, न कि दीवान इंशा को। दीवान इंशा जो है ये पत्राचार से संबंधित विभाग था ये। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। अच्छा, पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे दो सही सुमेलित नहीं है, पहला और दूसरा वाला। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए मेरे बच्चे, अगला कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किससे या किन से लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी शक्तियां और कर्तव्य जो है कहाँ से प्राप्त होता है, किन से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आप लोग एक बार ऑप्शन देख लें, फिर आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये जो लोकसभा अध्यक्ष है, इस संसदीय परंपराओं से भी, जो हमारी संसदीय परंपराएं चली आई हैं, इनसे भी ये कुछ अधिकार प्राप्त करता है। भारत के संविधान से तो मान लो प्राप्त करता ही करता है। और लोकसभा की जो प्रक्रिया है और कार्य संचालन के नियम है, इनसे भी लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते थे। तीनों ही आंसर आपके हो जाएंगे, 1, 2, 3 राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय समितियां जो है संविधानेतर प्रकृति की होती हैं और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय समितियों की संरचना और संख्या संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती हैं। अगला कह रहा है सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सभी मंत्री, देखो हमेशा स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, जब सभी कह दे तो वहाँ पे भी लगभग क्वेश्चन वो स्टेटमेंट जो है गलत होता है। ठीक है, तो सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसा कह रहा है। तो पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है आपका। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देखिए, क्या तो जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं
ये संविधानेतर प्रकृति होती हैं क्योंकि इनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय समितियों की संरचना और संख्या जो है संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, तो संसद द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ दूसरा गलत हो गया। और सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ मंत्रिमंडलियों की समितियों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं, सभी नहीं। तो यहाँ पे आपका तीसरा भी गलत हो जाता है। तो बचता कौन सा है? केवल एक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आपको करना है, ये आपको आंसर बताना है। मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कई सारे कराए थे इकोनॉमिक्स वाले सेशन में, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको बताना है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। अगर नहीं पता है तो एक बार गूगल पे सर्च करके इसके बारे में पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है कि ठोस बर्फ सामान्यतः जल में तैरती है लेकिन अल्कोहल से अलग तरह से व्यवहार करते हुए डूब जाता है, क्यों? ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो ठोस बर्फ होते हैं सामान्यतः ये जल में तैरती है लेकिन अल्कोहल में ये डूब जाता है ये बर्फ, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों बर्फ जो है अल्कोहल से अधिक सघन होता है, ठीक है। बर्फ जो है अल्कोहल से अधिक सघन होता है लेकिन जल से कम सघन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर संग्रह के बढ़ते हुए क्रम में उपयुक्त मदों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। तो कर संग्रह, हमें किससे सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है उस आधार पे हमको इसको व्यवस्थित करना है। और किस क्रम में व्यवस्थित करना है मेरे बच्चे? तो बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा हमें आय किससे, हमें कर संग्रह किससे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? कर संग्रह की प्राप्ति हमें सबसे ज्यादा आयकर से होती है, तो 22% होती है यहाँ पे। और वस्तु एवं सेवा कर से 18% कर की प्राप्ति होती है। और निगम कर की बात करें तो निगम कर से 17% और सीमा शुल्क से 4%, यानी कि सबसे कम आपका क्या होगा? सीमा शुल्क होगा, ठीक है। तो चौथा देखिए, सबसे कम सीमा शुल्क होगा। तो ये दो है एलिमिनेट, ये तो आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से, ठीक है। अब क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम हमें कर संग्रह किससे प्राप्त हो रहा है? सीमा शुल्क, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा। उसके बाद आपका निगम कर आएगा 4, 3, फिर आपका आएगा वस्तु एवं सेवा कर और फिर आयकर। 4, 3, 1, 2 आपका क्रम बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त घटनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उत्तरदायी है? जल की बूंदों को लगातार आकृति बनाना, छिद्रयुक्त पदार्थ के माध्यम से जल का प्रवाह, पानी पर घटते हुए वाटर स्ट्राइडर्स। बताइए ये किसके कारण होता है? इसका क्या साइंटिफिक रीजन है कि जल की जो बूंद होती है वो गोलाकार आकृति में ही बनती हैं। ज्यादातर आप देखे होंगे कि जल की बूंदें पड़ती हैं, छींटे पड़ती हैं, तो वो गोल गोल सी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? किस कारण होता है? या फिर आप देखेंगे जो छिद्रयुक्त पदार्थ होते हैं उस छिद्रयुक्त पदार्थ के माध्यम से जल प्रवाहित होता है, ठीक है, जल का प्रवाह होता है। या फिर पानी पर चलने वाले जो वाटर स्ट्राइडर्स होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ये होता है पृष्ठ तनाव की वजह से, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए। भारत के बासमती चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बासमती चावल के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि इसकी खेती मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय के तराई क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा कह रहा है इसके विकास के लिए शीत और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरा कह रहा है बासमती चावल के रूप में प्रमाणित होने के लिए इसे कृत्रिम रंग और पॉलिशिंग एजेंटों से मुक्त होना चाहिए। चौथा कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के गैर बासमती चावल का निर्यात बासमती चावल के निर्यात से अधिक था। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके। बासमती राइस क्या होता है दोस्तों? नॉर्मली जो बासमती राइस होता है ना, ये काफी, इसकी दाने जो होती हैं इस चावल की काफी लंबी लंबी होती है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे पुलाव वगैरह खाते होंगे, तो ज़्यादातर पुलाव जो है बासमती राइस से ही बनता है। और इसकी अपनी एक सुगंध भी होती है जो इसको काफ़ी खास बनाता है इस बासमती चावल को, ठीक है।
तो अब चलिए पहला स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। तो इसकी खेती जो है मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय के तराई क्षेत्रों में की जाती है। तो मेनली आप देखेंगे कि भारत में बासमती राइस उत्तर प्रदेश की जो तराई क्षेत्र हो गया, हरियाणा, पंजाब, इधर साइड जो है आप देखेंगे कि बासमती राइस का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके विकास के लिए शीत या शुष्क जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ शीत और शुष्क जलवायु में इसका उत्पादन नहीं हो सकता, ये अनुकूलित नहीं है इसके लिए। तो बासमती चावल के लिए जो जलवायु दशाएं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? उष्ण होनी चाहिए और आर्द्र होनी चाहिए, ठीक है, और पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि बासमती चावल के रूप में प्रमाणित होने के लिए कृत्रिम रंग और पॉलिशिंग एजेंटों से मुक्त होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है कि कोई भी चावल है, चाहे बासमती हो या कोई अन्य भी, उसमें किसी तरह का कृत्रिम रंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ है भाई। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, और किसी तरह के पॉलिशिंग एजेंटों से ये एजेंट कोई भी पॉलिशिंग एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चौथा देखिए, तो चौथा आप देखेंगे कि वित्त वर्ष 2023-24 में गैर बासमती चावल का निर्यात जो है बासमती चावल के निर्यात से बहुत अधिक हुआ था। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो कितने कथन सही हुए आपके? 1, 3 और 4। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए। तो यह दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला के लिए संकट काल था। हालांकि फिर भी कुछ निर्माण कार्य किए गए थे, जिसमें धूसर बलुआ पत्थर, यहाँ पे एक आपको पॉइंट क्या मिला है, धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। इस अवधि के दौरान इमारत की मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया था, न कि अलंकरण पर, ठीक है। प्रवेश द्वार की डिजाइन में मेहराब और सरदल दोनों विधियों का संयोजन था। अच्छा, ये किस वास्तुकला की बात कर रहा है? सल्तनत काल के दौरान किस वास्तुकला के लिए संकट का काल था, और किस काल के दौरान जो है मजबूती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और अलंकरण पर कम। और इसके साथ ही जो है प्रवेश द्वार में डिजाइन में मेहराब और शर्तल यानी लिंटन दोनों विधियों का प्रयोग किया गया था। और ये भी बताना है, मतलब इस आधार पे आप आंसर कर सकते हैं। आगे देखिए, उन्होंने बट्टार के रूप में ज्ञात निर्माण की शैली का प्रचलन किया, जिसकी विशेषता भवनों को अधिक मजबूत दिखाने के लिए ढलवा दीवारें थीं। तो ये सभी विशेषताएं जो हैं किस वास्तुकला शैली का उल्लेख कर रहा है? किस वास्तुकला शैली का उल्लेख कर रहा है? तो दोस्तों ये तुगलक वंश की वास्तुकला शैली का उपयोग कर रहा है। तुगलक वंश में दोस्तों, तुगलक वंश के दौरान यहाँ पे देखेंगे आप लोग बहुत नए नए निर्माण नहीं हुए थे, ठीक है। वास्तुकला के लिए संकट का काल था। यहाँ पे वास्तुकला तुगलक वंश की बात करें तो यहाँ पे वास्तुकला पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वास्तुकलाएं बनाई जाती थी ज़्यादातर वे धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाई जाती थी। और इसके साथ ही जो है इन लोगों ने, यानी कि तुगलक वंश में, आप देखेंगे कि इमारत की मजबूती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, न कि अलंकरण पर, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुंदर बना दे और पता चला बाद में ढह जाए, थोड़ी सी भी आंधी तूफान आया, भूकंप आया तो ढह गया। तो इन्होंने ज़्यादातर मजबूती पर ध्यान दिया, अलंकरण पर ध्यान नहीं दिया था। इसके साथ इन्होंने जो लिंटन और मेहराब एक मिनट, इन्होंने मेहराब और लिंटर दोनों का संयोजन बनाया था। लिंटर में क्या होता है, जैसे छत ढालने की एक प्रक्रिया होती है, हम लोग में देखेंगे, हिंदू वास्तुकला देखेंगे ज़्यादातर, तो ऐसी तरह की क्षैतिज प्रणाली होती है छत ढालने वाली। तो यहाँ पे क्या किया गया, इन लोगों ने मेहराब भी बनाया और साथ में ये लिंटर क्षैतिज प्रणाली को भी, दोनों का संयोजन किया। इस तरह से ये गुंबद रख देते थे ऊपर। तो ये इनकी ये विशेषता थी, ठीक है। तो ये पूरी विशेषता किसके बारे में बात कर रहा है? तो तुगलक वंश की वास्तुकला की बात कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ने वे राजनीतिक दल शामिल हैं जिन्हें अब तक चुनाव नहीं लड़ा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि RUPPSPP को भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना होगा। तीसरा क्या कह रहा है कि पंजीकृत राजनीतिक दलों के विपरीत जो ये
पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिसे शॉर्ट में RUPPs कहते हैं, चुनाव अभियानों के लिए स्टार प्रचारकों को नामित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बताना है आपको कि कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट में तीसरा वाला कि ये क्या कह रहा है कि ये जो पंजीकृत राजनीतिक दल होते हैं, ये तो मान लो अपने चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों को नामित कर सकते हैं, साथ में ये जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं, ये भी जो है अपने चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन कितना, तो मैक्सिमम 20 कर सकते हैं। और ये जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं, पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ये 20 से ज़्यादा और लगभग 40 तक जो है स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, और एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो ये तीसरा बचा कौन सा, पहला और दूसरा। ठीक है, अब देखिए, ये जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं, ये ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जिन्हें अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को जो है भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना होगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, ये तेलंगाना राज्य की देशज चित्रकलाएं हैं। ठीक है, अब इस चित्रकला को आपको पहचानना है। ठीक है, अब पहले बता देता था कि ये चित्रकला है, इसकी ये विशेषताएं हैं। अब बताना है आपको कि किस राज्य से संबंधित है। अब आपको राज्य का नाम दे दिया है पहले ही, अब आपको उस चित्रकला को पहचानना है कि वो चित्रकला कौन सी है। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य की देशज चित्रकला है ये नक्काशी कला का एक अद्वितीय प्रकार है। लपेटनों यानी स्क्रॉल को लोक गायक समुदाय द्वारा निरंतर जारी कहानियों या लोक गायन के रूप में चित्रित किया जाता है। इनकी सामान्य विषय वस्तु हिंदू महाकाव्य और पौराणिक कथाएं हैं। इसे 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया था। ओके, बताना है कि उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस लोक चित्रकला का वर्णन करता है। तो दोस्तों, तेलंगाना की राज्य की बात कर रहा है, और साथ ही में इसमें क्या स्पेशल बात कर रहा है कि लपेटनों को जो है लोक गायन समुदाय द्वारा निरंतर जारी कहानियों या लोक गायन के रूप में चित्रित किया जाता है। और 2007 में इसको जो है GI टैग मिला था। तो किसको मिला था, तो दोस्तों चेरियार स्क्रॉल चित्रकला। ठीक है, वैसे नाम से ही आप डायरेक्ट आंसर कर देते। तो ये जो चेरियार स्क्रॉल चित्रकला है, ये तेलंगाना की चित्रकला है जिसे GI टैग मिला था 2007 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर जो है भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का उपयोग किया जाता है। ओके, ये सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर ये होता क्या है दोस्तों, तो ये न्यूनतम उधार दर है जिसके नीचे बैंक जो है अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता। तो RBI द्वारा एक मिनिमम ऋण फिक्स कर दिया कि आप इसके नीचे जो है अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर कहलाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछा है कि किन कारकों का उपयोग किया जाता है इसको निर्धारित करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नकद आरक्षित अनुपात के कारण जो ऋणात्मक वहन होता है इसको ध्यान में रखा जाता है। बैंक की परिचालन लागत, रेपो रेट के आधार पे इसको निर्धारित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2। अगला देखिए, भारतीय संसद के विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वित्त विधेयक जिसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है, के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरा है ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय शामिल हो, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ओके, तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों मेरे बच्चे, पहला कथन देखिए, तो जो वित्त विधेयक है, देखो धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ना ही धन विधेयक को लेकर के संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन ऐसे विधेयक जिसे धन विधेयक के रूप में, यानी कि वित्त विधेयक हो गया जिसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है, इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है, यानी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा धन विधेयक हो गया या फिर संविधान संशोधन विधेयक हो गया, इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है कि ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय शामिल है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भारत की संचित निधि पर भारित जो व्यय होते हैं, ये जो है धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस वजह से इसको जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसमें कह रहा है कि नहीं किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अच्छा, धन विधेयक कब माना जाएगा, तो आप आर्टिकल 110 पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 110 में जितने भी धन से संबंधित, आर्टिकल 110 में जितने भी व्यय आएंगे, आर्टिकल 110 में जितने भी व्यय आएंगे, ये सभी जो है धन विधेयक माने जाएंगे। इसके अंतर्गत आने वाले व्यय, सभी व्यय धन विधेयक माने जाएंगे। और ये धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और साथ ही में ना ही इस धन विधेयक को लेकर के संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें थी, और राज्यसभा जो है इसमें संशोधन भी नहीं कर सकता है धन विधेयक में। तो ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लोग बहुत गलती कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा, यह बजटीय आवंटन को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले उसकी समीक्षा करती है। तीसरा कह रहा है, यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव दे सकती है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है प्राक्कलन समिति के संदर्भ में। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लगभग 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने 30 मेंबर होते हैं। ये सभी 30 मेंबर जो है लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो आपका पहला सही है। और दूसरा कह रहा है कि यह बजटीय आवंटन को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले उसकी समीक्षा करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्राक्कलन समिति जो है जब संसद में बजट प्रस्तुत हो जाता है, तो उसके बाद जो है प्राक्कलन समिति इस पर अपनी समीक्षा करती है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत किए जाने से पहले नहीं, बाद में। ठीक है, बाद में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि संसद द्वारा जितने अलग अलग मंत्रालयों को सरकार को जो है धन आवंटित करती है बजट के माध्यम से। ठीक है, अलग अलग मंत्रालयों को धन आवंटित कर जाती है कि इस मंत्रालय को इतने धन है, ये खर्च करना है आपको इस फील्ड में। ठीक है, तो ये जो है जो प्राक्कलन समितियां होती है, ये इसकी जांच करती है कि वाकई में क्या, मतलब ये जो इनको धन आवंटित किया गया है जिस क्षेत्र में खर्च के लिए, क्या ये कारगर साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि इसकी पूरी तरीके से प्राक्कलन समिति जो है समीक्षा करती है। कब करती है, तो बाद में करती है। जब बजट प्रस्तुत हो जाता है संसद में, बजटीय आवंटन हो जाता है, तब जाकर के इसके बाद में जाकर के समीक्षा करती है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव दे सकती है। तो दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है सुझाव। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। हाल ही में वनाग्नि के संदर्भ में ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब सुर्खियों में रहा था। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और निम्नलिखित संगठन की एक पहल है। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब जो है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और साथ में ये अन्य किसकी पहल है, तो दोस्तों एक खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल है। FAO और UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की संयुक्त पहल है। कौन सी पहल, ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब, जो कि वनाग्नि की दावानल के संदर्भ में इसकी प्रमुख दावानल के कारण जो है ये न्यूज़ में रहा था, काफ़ी सुर्खियाँ इसने बटोरी थी। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हरित गृह प्रभाव में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा दृश्यमान सूर्य के प्रकाश का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दृश्यमान सूर्य के प्रकाश का अवशोषण शामिल है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन देखिएगा ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में। तो पहला कथन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा दृश्यमान सूर्य के प्रकाश। देखो, हमने आपको हमेशा से बताया कि जो सूर्य की किरणें आती हैं लघु तरंग दैर्ध्यों के रूप में,
इनकी वजह से हमारे वायुमंडल का तापमान नहीं गर्म होता है, बल्कि जब ये हमारे धरातल को गर्म करती हैं तो धरातल को गर्म करने की वजह से ये जो पार्थिव विकिरण निकलते हैं अवरक्त विकिरण के रूप में, ये अवरक्त विकिरण की वजह से ही हमारे वायुमंडल का तापमान निर्धारित होता है। क्यों? क्योंकि ये जो अवरक्त विकिरण होते हैं ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में होते हैं, और जो सूर्य की किरणें आती हैं ये लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती हैं। तो जब ये लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती हैं तो कुछ तो मान लो आके धरातल को गर्म कर देती हैं, और कुछ जो है ये लघु तरंग दैर्घ्य हमारे वायुमंडल से परावर्तित भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य है ना, हमारा वायुमंडल जो है लघु तरंग दैर्घ्य को आने भी देती है और जाने भी देती है। लेकिन जब धरातल गर्म होकर के, सूर्य की वजह से जब हमारा धरातल गर्म होता है तो गर्म होकर के पार्थिव विकिरण के रूप में निकलती है, या फिर इसको कहें तो अवरक्त विकिरण के रूप में निकलती है। तो ये दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है, और ये जो दीर्घ तरंग होता है ना, इस दीर्घ तरंग को हमारा वायुमंडल बाहर नहीं जाने देता। कहता है भाई तुम यहीं रहो, तुमको कहीं नहीं जाने देंगे हम। ठीक है, तो इसी दीर्घ तरंग की वजह से हमारी वायुमंडल का तापमान निर्धारित होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हरित गृह प्रभाव में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा दृश्यमान सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है। तो दृश्यमान सूर्य के प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 हो गया आपका, जल वाष्प हो गया आपका, फिर CO2 हो गया, मेथीन हो गया, अन्य जो बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, मेथेन नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड, अन्य गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या करती हैं कि ये जो अवरक्त विकिरण होती है उसको अवशोषित करती है और उसको बाहर नहीं जाने देती है हमारे वायुमंडल से बाहर। तो इस वजह से हमारे वायुमंडल का तापमान गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे दृश्य सूर्य के प्रकाश का अवशोषण नहीं होता, बल्कि अवरक्त या पार्थिव विकिरण। ज्योग्राफी में पार्थिव विकिरण शब्द यूज किया जाता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में अवरक्त विकिरण, ठीक है, यहाँ पे अवरक्त विकिरण कहेंगे हम लोग। तो अवरक्त विकिरण के प्रकाश का अवशोषण शामिल है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो है जल वाष्प है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको ये गलत नहीं करना है, जल वाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड देख करके भावनाओं में बह करके आंसर मत करिएगा, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिएगा और जल वाष्प आपका सही होगा, इस बेसिस पे आंसर करिएगा। तो दोनों कथन गलत हो गया, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। अगला देखिए, उच्चतम शिखर दिया है और पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कालसुबाई उच्चतम शिखर है किस पर्वत श्रृंखला के दोस्तों? तो ये सह्याद्री की है। गुरु शिखर ये सतपुड़ा रेंज की नहीं, गुरु शिखर जो है अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। धूपगढ़ जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा की है। सद्भावना शिखर जो है विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका केवल चौथा सही है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। पूछा है कितने सही सुमेलित है? तो केवल एक। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उड़ने में असमर्थ यह पक्षी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए। सॉरी दोस्तों, पता नहीं आजकल क्या ही हो गया ना, इससे मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और खांसी भी बहुत आ रही है। मौसम चेंज होता है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और आंखों में मेरे पता नहीं इतने प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मतलब बहुत आंखों मेरी स्वेलिंग हो जा रही है। ऐसे देख रहे हैं ना तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा देखने का, ऐसा लग रहा है बस आंख बंद करके लेटे रहो। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा गर्मियों में बाहर निकले ना तो सन ग्लासेस लगा कर निकले, ठीक है। चलिए, उड़ने में असमर्थ यह पक्षी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी गर्दन रंगीन होती है, सिर पर हेलमेट जैसा आवरण होता है, पैरों पर खंजर जैसे नुकीले पंजे होते हैं। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है और अपने शक्तिशाली जानलेवा लात मारने की क्षमता के कारण इसे प्रायः दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कहा जाता है। भाई ऐसा कौन सा पक्षी है बताओ जो लात मारने में काफी सक्षम है? तो चला लात मारे और यहाँ से आप फिका जाए एकदम कहीं और दूर, ठीक है। बताना है कि भाई ऐसा कौन सा पक्षी जो दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी भी कहा जाता है, बताओ। तो दोस्तों इस पक्षी का नाम है कैसोवरी, ठीक है। ये बहुत तेज से लात मारती है और दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी, और इसकी गति तो देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये दौड़ सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भूकंप से होने वाला अधिकांश कंपन और गति जो है रेले तरंगों के कारण होती है। दूसरा, लव तरंगे जो है सबसे तीव्र धरातलीय तरंगे होती हैं और धरातल का एक ओर से दूसरी ओर संचलन करती है। तीसरा जो है, प्राथमिक तरंगे वायुमंडल में प्रवेश करते समय ध्वनि तरंगों के रूप में ले लेती है, ध्वनि तरंगों का रूप ले लेती है। चौथा कह रहा है कि एस तरंगे जो हैं जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसमें गर्त और श्रृंग का निर्माण करती है। ओके, बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों पहला कथन देखिए, तो भूकंप से होने वाला अधिकांश कंपन और क्षति जो है रेले आपको पता होगा कि तरंगे दो प्रकार की होती है भूकंपीय तरंगे। एक होती है धरातलीय, दूसरा होता है भूगर्भीय तरंगे। ठीक है, धरातलीय तरंगे, भूगर्भीय तरंगे। तो ये जो धरातलीय तरंगे होती हैं ये धरातल पर चलती हैं, जैसे आपका रेले तरंग हो गया, लव तरंगे हो गई ये सब। और जो पी तरंगे है, एस तरंगे है, ये जो भूगर्भीय तरंगे हैं ये दोनों। ओके, अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि भूकंप से होने वाला अधिकांश कंपन और क्षति जो है रेले तरंग से होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लव तरंगे, यहाँ पे लोग गलत कर देंगे। लव तरंगे जो है सबसे तीव्र धरातलीय तरंगे होती हैं और धरातल का एक ओर से दूसरी ओर संचलन करती हैं। तो आप लोग को पता है, अगर हम इन सभी तरंगों में बात करें तो रिले तरंगे सबसे कम गति होती है इसकी, उसके बाद फिर आपकी लव तरंगे की होती है। ठीक है, लव तरंगे की। लेकिन अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो इन दोनों की तुलना में इसकी गति बहुत कम होती है लव तरंगे की। लेकिन यहाँ पे धरातलीय तरंग बोल रहा है तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगर धरातलीय तरंगों में बात करें तो धरातलीय तरंगों में लव तरंगे सबसे तीव्र होती हैं। ठीक है, और धरातल का एक ओर से दूसरी ओर संचलन करती हैं ये, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पी तरंगे वायुमंडल में प्रवेश करते समय ध्वनि तरंगों का रूप ले लेती है। तो आपको पता होगा कि ये जो पी तरंगे होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं, तीनों माध्यमों में प्रवेश कर सकती हैं। तो आपको पता होगा कि ध्वनि तरंगे भी, जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ध्वनि तरंगों के, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे देता है कि प्राथमिक तरंगे जो हैं ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, और जो एस तरंगे होती हैं प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो आपको याद कैसे करना है, आपको इतना तो एटलीस्ट पता होगा कि जो पी तरंगे होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ध्वनि तरंगे भी जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गमन करती हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है, तो आप ऐसे ही इसको याद कर लेना। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है और एस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। तो ये जो पी तरंगे होती हैं जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में प्रवेश करते समय ये ध्वनि तरंगों का रूप ले लेती हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और जो एस तरंगे होती है ना, ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती है, केवल ठोस पदार्थों से ही होकर गुजरती है। तो जब ये ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है ना, तो इसकी जो तरंग की गति होती है ना, ये कण के लगभग ये 90 डिग्री पर इस तरह से चलती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तरंगों के कणों की दिशा के 90 डिग्री पर चलती हैं। ठीक है, इसको 90 डिग्री पर चलने की वजह से ये क्या करती हैं, एस तरंगे गर्त और श्रृंग का निर्माण करती हैं। तो मान लो ये धरातल है तो इस तरह से ये गति कर रही हैं ऊपर नीचे धक्का देते देते, तो इससे क्या होता है कि गर्त और श्रृंग का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे चौथा आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन सही हैं, सभी चारों, यानी ऑप्शन डी। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही लिटानी नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो दोस्तों ये जो लिटानी नदी है किस देश में अवस्थित है, तो लेबनान में अवस्थित है। याद कैसे करना है, ल से लिटानी और ल से लेबनान। ठीक है, न, ल, न और यहाँ पे भी ल ना, ऐसे याद कर लो तो जल्दी याद हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले मछुआरों की नौकाओं ब्रैकेट में दिया है वाणिज्यिक मछली पकड़ने के लिए उपयोग में नहीं की जाने वाली, यानी कि जो मछुआरे हैं, मछुआरों की जो नौकाएं हैं ये वाणिज्यिक दृष्टि से वाणिज्यिक मछली पकड़ने के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं। नॉर्मल मछुआरे क्या होते हैं, जाते हैं अपना मछली पकड़ते हैं अपने खाने पीने के लिए। लेकिन जो वाणिज्यिक नाव होती है, जो वाणिज्यिक मछली पकड़ने वाली नाव होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे केवल किसकी बात कर रहा है, मछुआरों की नौकाओं की बात कर रहा है। तो मछुआरों की नौकाओं को जब्त करने का प्रावधान है यदि वे अनजाने में, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, यदि वे अनजाने में उस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के प्रादेशिक जल में प्रवेश कर जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह अधिनियम भारतीय तटरक्षक बल को इसके प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और हिरासत में लेने का अधिकार देता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों जो आपका पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में कि किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले मछुआरों की नौकाओं, ठीक है, अगर मान लो कोई मछुआरा है, ठीक है, ये मछुआरा इस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के 10 किलोमीटर की रेंज में जाता है और अनजाने में अगर वो चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेनली अनजाने शब्दों का प्रयोग किया है, और अगर वो अनजाने में इस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के प्रादेशिक जल में प्रवेश कर जाता है तो उस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही इस तरह का नहीं होगा कि उसकी जो सामान होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान इसके लिए नहीं है। नौकाओं की जो मछुआरों की नौकाएं होती हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से प्रयोग नहीं की जाती हैं, इनको इन मामलों में कुछ छूट प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि इस अधिनियम के तहत तटरक्षक बल जो होते हैं इनको कुछ अधिकार, कुछ अथॉरिटी मिली हुई है कि इस अथॉरिटी तहत मान लो अगर कोई इसे पूरे 10 किलोमीटर के रेंज में कोई वाणिज्यिक नाव प्रवेश करता है, ठीक है, तो ऐसे में उसकी तलाशी ली जा सकती है, इसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और हिरासत में भी लिया जा सकता है। इनको ये अधिकार प्राप्त है तटरक्षक बलों को। तो केवल दूसरा कथन सही है आपका। अगला देखिए, अगला पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों पर उनका बहुत गहरा प्रभाव था। वह बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्य भी थी। उनकी शादी जो है, उनकी शादी किससे हुई थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भगवती चरण बोहरा से हुई थी। ओके, वह नौजवान भारत की सभा की सक्रिय सदस्य भी थी। उन्होंने सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर से भगत सिंह को भगाने में मदद की थी। उन्हें भारत की अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके पास 2-3 पॉइंट है। एक तो ये या तो पता हो आपको कि भगवती चरण बोहरा की वाइफ कौन थी, और नौजवान भारत की सक्रिय सदस्य कौन थी, और सैंडर्स की हत्या के बाद वो जो है किसने जो है भगत सिंह को भगाने में मदद की थी लाहौर से, और किसे जो है भारत की अग्नि के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी विशेषताएं किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो दुर्गावती देवी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह किसी भी उपासना स्थल के परिवर्तन पर रोक लगाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि उसका धार्मिक चरित्र वैसा ही बना रहे जैसे कि 26 जनवरी 1927 को था। दूसरा कह रहा है कि यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों और स्थलों पर लागू नहीं होता है। तीसरा है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी विवादित पूजा स्थल को अपने नियंत्रण में लेने तथा विवाद को सुलझाने का अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है, तो यह अधिनियम कह रहा है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी विवादित पूजा स्थल को अपने नियंत्रण में ले सकता है और उस विवाद को सुलझा सकता है। उसको इस विवाद को सुलझाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाता है। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देखिएगा आप लोग। अभी आप लोग बहुत न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि ये स्थल जो है ये हिंदू मंदिर है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया मुस्लिम मंदिर में। तो इस तरह के बहुत मुस्लिम मस्जिद में तो इस तरह के बहुत सारे मामले उभर के आ रहे थे। तो समाज में इससे अशांति उत्पन्न हो रही थी, अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी। अब जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो अब क्यों इसको बदला जाए। ठीक है, अब इसके स्वरूप को अगर इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देती तो पता नहीं कितने मस्जिदों की खुदाई होती। ठीक है, तो इससे हिंदू मुस्लिम में हिंसा बहुत तेज़ी से बढ़ती और जो हमारे देश के विकास और देश की शांति के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है, तो उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के संदर्भ में बात करें तो पहला जो कह रहा है कि किसी भी उपासना स्थल के परिवर्तन पर रोक लगाता है यह अधिनियम, और ये सुनिश्चित करता है कि उसका धार्मिक चरित्र वैसा ही रहे जैसे कि आपका 15 अगस्त 1947 को था। यहाँ पे आपका 15 अगस्त 1947 होना चाहिए था। यानी कि अगर कोई धार्मिक स्थल है, उपासना स्थल है, जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को था, वैसा ही आज भी रहना चाहिए और आने वाले टाइम में भी रहना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया।
ठीक है। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 दिया था, जो कि 15 अगस्त 1947 होना चाहिए था। और दूसरा कह रहा है कि प्राचीन ये जो उपासना स्थल विशेष अधिनियम 1991 है, ये प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थल और विशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों और स्थलों पर लागू नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि केंद्र सरकार को किसी भी विवादित स्थलों को अपने नियंत्रण में लेने और विवाद को सुलझाने का अधिकार देता है। तो यहाँ तीसरा आपको गलत है, केंद्र सरकार को इस तरह का कोई, यह अधिनियम इस तरह का कोई अधिकार नहीं देता है। तो कितने कथन सही हुए आपके? केवल एक कथन सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नैरो बैंड इंटरनेट थिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह एक रेडियो प्रौद्योगिकी है, ठीक है। ये क्या है? यह एक रेडियो प्रौद्योगिकी है जिसे विभिन्न प्रकार के नए इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों और सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोगकर्ता उपकरणों की विद्युत खपत, सिस्टम क्षमता और स्पेक्ट्रम दक्षता में सुधार करती है, ठीक है। बताना है कि कितने कथन आपके, कौन सा कथन आपका सही है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो ये क्या है? एक रेडियो प्रौद्योगिकी है जिसे विभिन्न प्रकार के नए इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों और सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है। तो पहला सही है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोगकर्ता जो है उपकरणों की विद्युत खपत, सिस्टम क्षमता और स्पेक्ट्रम दक्षता में अत्यधिक सुधार करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला देखिए, ब्याज दर वृद्धि दर अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए ऋण स्थिरता ब्याज दर वृद्धि दर अंतर पर निर्भर करती है। दूसरा कह रहा है कि IRGD जितना अधिक सकारात्मक होगा उतना ही सरकार के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना आसान होगा, ठीक है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था के लिए ऋण स्थिरता ब्याज दर वृद्धि दर अंतर पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था के लिए ऋण स्थिरता जो है ब्याज दर वृद्धि दर अंतर पर निर्भर करता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ आगे जो कह रहा है कि IRGD जितना सकारात्मक नहीं बल्कि जितना नकारात्मक होगा उतना ही और तेज सरकार के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना आसान होगा। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, यहाँ पे सकारात्मक दिया था जो कि नकारात्मक होना चाहिए था। तो केवल एक कथन आपका सही है। अगला देखिए, भारत में सड़क और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज एक उच्च सघनता वाला यातायात गलियारा है जो भारत के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई को जोड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ बेंगलोर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज यातायात गलियारा है, ये जो है किन किन 4 विशाल महानगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, बेंगलोर को नहीं जोड़ता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा असम में सिलीचर को, गुजरात के गांधीनगर, ठीक है, असम के गुजरात के गांधीनगर नहीं बल्कि पोरबंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका पोरबंदर होना चाहिए था, पोरबंदर। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा यानी कि पूर्व में ये असम के सिलीचर और गुजरात के पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, गांधीनगर को नहीं पोरबंदर को जोड़ता है। और तीसरा कह रहा है कि भारत में सड़कों की लंबाई में जिला सड़कों की हिस्सेदारी 50% है। नहीं, जिला सड़कों की हिस्सेदारी 50% लगभग 15-16% है, बल्कि ये जो ग्रामीण सड़कें होती हैं इनकी हिस्सेदारी 50% के करीब में है, ठीक है। लगभग 14% जिला सड़कों की हिस्सेदारी है। तो यहाँ तीसरा भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। जल विद्युत परियोजनाएं दी हुई हैं, शाहपुर कंडी जल विद्युत, एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर आंसर करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो दोस्तों जल विद्युत परियोजना है शाहपुर कंडी बांध, ये सतलज नदी पर नहीं बल्कि रावी नदी पर बना हुआ परियोजना है। तो ये आपका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उच्च बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये उच्च नदी पर है जम्मू कश्मीर में, तो दूसरा सही है। लारजी बांध जो है ये व्यास नदी पर है, झेलम नदी पर नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया तीसरा,
ठीक है। व्यास नदी पर लारजी बांध है और निम्मो बाजगो बांध जो है ये सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर स्थित है जल विद्युत परियोजना निम्बोज बाजगो बांध। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दलित आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि 1920 में कोल्हापुर के महाराजा की अध्यक्षता में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। दूसरा, 1920 के असहयोग प्रस्ताव में स्वराज प्राप्ति के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन को एक आवश्यक पूर्व शर्त माना गया था। तीसरा कह रहा है कि 1932 के राजा मुंजे समझौते में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के साथ पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर रहा है। तो अब पूछा है कि कितने कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अगर दलित आंदोलन की बात करें तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि 1920 में कोल्हापुर के महाराजा की अध्यक्षता में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था, नागपुर में। और किसकी अध्यक्षता में, तो कोल्हापुर के महाराजा की अध्यक्षता में की गई थी। कब, तो 1920 में। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि 1920 के असहयोग प्रस्ताव में स्वराज प्राप्ति के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन को एक आवश्यक पूर्व शर्त माना गया था। तो दूसरा भी सही है। लेकिन तीसरा जो कह रहा है कि 1932 के राजा मुंजे समझौते में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों, देखो दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की बात तो की गई थी राजा मुंजे समझौते में, लेकिन इसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग नहीं की गई थी, बल्कि संयुक्त निर्वाचन मंडल में ही जो है इनके सीटों के आरक्षण की बात की गई थी। तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो गया, पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई थी। तो केवल 2 ही कथन सही हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निर्वाचन याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संसद के निर्वाचन को चुनौती देने के लिए दायर निर्वाचन याचिका के मामले उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा है, निर्वाचन याचिका संविधान का अनुपालन न करने के लिए दायर की जा सकती है। ओके। तीसरा कह रहा है कि निर्वाचन याचिका केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर की जा सकती है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहला जो कह रहा है कि संसद के निर्वाचन को चुनौती देने के लिए दायर निर्वाचन याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय को नहीं बल्कि हाई कोर्ट को जो है उच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाई कोर्ट होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट दिया है। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, संसद का निर्वाचन हो गया या फिर राज्य विधानमंडल का निर्वाचन हो गया। तो इन निर्वाचनों को चुनौती देने के लिए दायर निर्वाचन याचिका के मामले में किसको मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो हाई कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि निर्वाचन याचिका संविधान का अनुपालन न करने के लिए दायर की जा सकती है। तो बिल्कुल भाई, निर्वाचन याचिका जो संविधान का अनुपालन न करने के लिए दायर की जा सकती है। तो यहाँ पे दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि निर्वाचन याचिका केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों द्वारा ही दायर की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, अन्य सदस्यों द्वारा भी जो है निर्वाचन क्षेत्र के अन्य सदस्यों द्वारा भी जो है निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है, केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों द्वारा ही नहीं। तो यहाँ तीसरा गलत हो गया। पूछा है कौन सा सही रही है, तो दोस्तों आपका कौन सा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आपको नहीं भी पता होता तो इस बेसिस पे आप आंसर कर लेते सिर्फ एक पॉइंट से। यहाँ पे जो दूसरा दे रहा है कि निर्वाचन याचिका संविधान का अनुपालन न करने के लिए दायर की जा सकती है, तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर निर्वाचन याचिका जो है अगर संविधान का अनुपालन नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में भी निर्वाचन के मामले में अगर संविधान का अनुपालन नहीं किया जाता तो निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन करने की कोशिश क्या करिए, दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है। पूछा है कौन सा सही नहीं है भाई, तो केवल आपका सी ही ऑप्शन बच रहा है। तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48वां देखिए, तराई आर्क लैंडस्केप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तराई आर्क लैंडस्केप को सघन वनों से आच्छादित दलदली और आर्द्र क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, यह पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में नर्मदा नदी के बीच में विस्तृत है। ठीक है, कह रहा है कि पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में नर्मदा नदी के बीच में विस्तृत है। तो बताना है आपको कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये तराई आर्क लैंडस्केप की बात करें
तो तराई आर्क लैंडस्केप को सघन वनों से आच्छादित दलदली और आर्द्र भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जो दलदली और आर्द्र भूमि क्षेत्र होती हैं सघन वनों वाला, इसी को तराई आर्क लैंडस्केप कहा जाता है। ठीक है, तो पहला तो आपका सही है, लेकिन ये जो है पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में नर्मदा नहीं बल्कि बागमती नदी, ठीक है, बागमती नदी के बीच विस्तृत है। तो किसके किसके बीच है? यमुना नदी पश्चिम में और पूर्व में बागमती नदी के बीच में विस्तृत है। तो यहाँ पे आपका नर्मदा नदी नहीं होना चाहिए था, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मानसूनी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अपतटीय गर्त यानी ऑफशोर ट्रॉफ उत्तरी केरल से दक्षिणी गुजरात तक पश्चिमी तट पर एक उथली निम्न दाब प्रणाली है जो तटीय पट्टी में मानसूनी वर्षा को मजबूत करती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जब मानसूनी पवनें पश्चिमी घाटों पर चढ़ने में असफल हो जाती हैं तो वे एक अपतटीय भंवर यानी ऑफशोर वॉर्टेक्स का निर्माण करती हैं जो मानसून के दौरान पश्चिमी तट पर भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, ये मानसूनी अगर पवनों की बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो दे रहा है कि अपतटीय गर्त जो है उत्तरी केरल से दक्षिणी गुजरात तक पश्चिमी तट पर एक उथली निम्न दाब प्रणाली होती है जो तटीय पट्टी में मानसूनी वर्षा को मजबूत करती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है ना, उथली निम्न दाब प्रणाली, इसी वजह से यहाँ पे तटीय पट्टी में मानसूनी वर्षा को ये मजबूत करने का कारण बन जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर लो प्रेशर बन रहा है तो समुद्री क्षेत्र में हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आर्द्र पवनें चलेंगी। समुद्र से अगर चलता है तो आर्द्री होता है, जलवाष्प होती है उसमें, तो यहाँ पे वर्षा बहुत अच्छी होती है इसी वजह से। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि जब मानसूनी पवनें पश्चिमी घाटों पर चढ़ने में असफल हो जाती है तो ये क्या करती है भाई, पश्चिमी घाटों को चढ़ने में असफल होती है तो क्या करते हैं, एक वक्त के बाद ये अपनी संघनित होकर के क्या होते हैं कि ये वहाँ पे भारी वर्षा करती है। और इससे क्या होता है कि जब ये ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं तो अपतटीय वॉर्टेक्स ऑफशोर का निर्माण करती हैं जो मानसून के दौरान पश्चिमी तट पर भारी से भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित पहला कथन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसी मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया ताकि सरकार को बिना किसी मुआवजे, यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, कि बिना किसी मुआवजे के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति मिल सके। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देखो कि संपत्ति के अधिकार को, पहले संपत्ति अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसको 300A में एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, अनुच्छेद 300A के तहत, पहले जो कि ये फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा तो इसे हटाया गया, चलो ठीक है, लेकिन इसको कह रहा है कि सरकार जो है बिना किसी मुआवजे के सार्वजनिक, देखो सरकार अगर किसी जमीन को अधिग्रहित करती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको मुआवजा नहीं देगी, तो मुआवजा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। अगर कोई सरकारी ज़मीन पे अधिग्रहित करती है किसी से तो वहाँ पे मुआवजा नहीं भी दे सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिना किसी मुआवजा के, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिना किसी मुआवजा के मुआवजा दे भी सकती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है आपका, गलत हो सकता है कि भाई संपत्ति अधिग्रहित कर रही है तो जिससे संपत्ति अधिग्रहित कर रही है उसको सरकार मुआवजा दे सकती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, तो रोड के किनारे जितने लोगों का मकान था उनके मकान को तोड़ा गया, तो तोड़ करके रोड को और चौड़ा बनाया गया, तो जितने लोगों को तोड़ा गया मकान उनको सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया है। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।